आज के मुख्य समाचार। सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। शिमला में मौसम ने बदली करवट। हिमाचल दिवस का 78वां समारोह शिमला के रिज मैदान पर धूमधाम से मनाया गया। नकली सीआईडी बनकर चिट्टे के लिए लोगों को लूटता था युवक। बाढ़ के करीब 11 महीने बाद भी प्रभावित राहत की आस लगाए बैठे। टायर फटने से 12 वर्षीय लड़की की मौत। पांगी में मुख्यमंत्री सुक्खू ने फहराया तिरंगा। शिमला के 170 साल पुरानी बिल्डिंग को मिला नया जीवन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे दृष्टिहीनों का आक्रोश अब और तेज होता जा रहा है। धरने में शामिल एक घायल दृष्टिहीन सदस्य पर प्रशासन की ओर से कथित दबाव डाले जाने के आरोप भी सामने आए हैं। दृष्टिहीन संघ का कहना है कि अगर 21 अप्रैल तक सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी आवाज अनसुनी की गई तो दिल्ली चलो आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे रोजगार, पेंशन और जीवन यापन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। देखिए मैम, 20 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे खुले आसमान के नीचे रहते हुए, और वैसे तो हमें 545-40 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को करते हुए, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी किसी तरह का कोई सकारात्मक रवैया नहीं आया है। सरकार ने हमेशा हमें जो है मीठी मीठी गोलियाँ दी है, हर बार तारीख पे तारीख दी है, लेकिन अभी तक जो हम चाहते हैं, जो हमारा अधिकार है, वो सरकार हमें देने में पता नहीं क्यों वो कर रही है। हम इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अभी देखिए आप जिस तरह से देख रहे हैं, आज भी मौसम भी ख़राब है, इससे पहले भी मौसम 2 दिन ख़राब रहा, लेकिन सरकार को फिर भी हमारी मतलब कोई परवाह नहीं है। सूट लेने के लिए कोई नहीं आ रहा, सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है, प्रदेश के दृष्टिहीनों के साथ, जो कि सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। हम सरकार से बार बार यही पूछना चाहते हैं। देखिए मैम, जैसा कि 27 तारीख को जब आंदोलन हुआ था, जब हमने चक्का जाम किया था, तो उस टाइम पुलिस के द्वारा धक्का देके नीचे गिराया गया था उस भाई को। तो अभी देखिए सिचुएशन वहाँ पे ऐसी हो चुकी है कि उनको वहाँ से डिस्चार्ज करवाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, पहले तो एसपी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आप लोगों ने उनकी जिम्मेवारी ली है तो उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाइए। और दूसरी बात ये कि देखो, अब वो टोटली ब्लाइंड तो था ही, लेकिन अब वो ब्लाइंड के साथ साथ अब फिजिकली भी उसको अब लड़ना पड़ेगा। तो अभी देखिए हालात ऐसे हो चुके हैं वहाँ पे। अब देखिए एक टोटली ब्लाइंड किस तरह से बैसाखी के सहारे से चल सकता है, सबसे चिंता का विषय तो और उसको 2 पल के लिए मान लेते हैं, घर ले लिया है, मान के चलिए घर में अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो घर से आने जाने का खर्चा कौन देगा उसका। तो हम चाहते हैं, और उनकी बीबी भी, उनकी वाइफ जो है वो भी टोटली ब्लाइंड है, तो वह कैसे देखेंगे उनको। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि भाई हम उनको नहीं ले जाएंगे, और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि भाई जब तक वो ठीक नहीं होता है उसको वहीं रखा जाए। अगर वो उसको वहीं नहीं रहने देते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि फिर आने वाले टाइम में हम फिर IGMC के पास भी सीख सकते हैं, सभी दृष्टि जाएंगे यहाँ पे, और वहाँ पे भी फिर हल्ला बोल करेंगे। नहीं, 2 बार हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग भी ऐसे ही है, अंदर जाते हैं, अंदर तूतड़ा से बात करते हैं। और उसके बाद अभी शांडिल जी का भी जो बयान आया था, उन्होंने भी अपने बयान में बिल्कुल किरण बंदाला जी की तरह ही बयानबाजी की है कि भाई 1 दिन में काम नहीं होता। चलिए हम मानते हैं 1 दिन में नहीं होता है, तो आप हमें एक डेट दीजिए ना, जिससे हमें लगे कि, जिससे हमें एक उम्मीद की किरण होती है ना, जो दिखे कहीं से। अगर उस तरह से कुछ होता है, एक डेट हमें देते हैं कि भाई आपको जो है 15 मई तक जो है 15 मई को भर्ती का मिला देंगे, तो हमें एक आश्वासन मिल जाएगा। फिर हम इस तरह से परेशान नहीं रहेंगे, इधर उधर सड़कों में नहीं भटकते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर आपने हमारे को भर्ती मिला भी देना है तो आप एक डेट डिसाइड करिए, नहीं तो अभी आने वाले समय में जो है हम इस आंदोलन को हम उग्र आंदोलन का रूप ले लेंगे। क्योंकि 21 तारीख का जो हमारा आंदोलन होगा वो मुझे नहीं लगता शायद इससे पहले इस तरह का आंदोलन होगा, लेकिन 21 तारीख का जो आंदोलन होगा उसमें चाहे हमारी जान भी जाती है तो हम पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि अब जो कहती है ना, दर्द जो है वो सीने से मतलब बिल्कुल बाहर निकल चुका है पूरी तरह से। और सरकार फिर भी जो है खामोश होकर खुद तो घर पे बैठी है, गाड़ियों में घूमती है। इधर से देखिए सचिवालय के बाहर बैठे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात है, सचिवालय के बाहर बैठे हैं। सभी मंत्री यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन कोई भी
मंत्री जो है हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। 2 मिनट का टाइम नहीं है किसी भी मंत्री के पास हमारे लिए आने के लिए, हमारे से पूछने के लिए कि भाई तुम्हारी क्या मांगे है, क्यों तुम यहाँ पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या चाहते हैं। कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आईजीएमसी अस्पताल के आसपास तीमारदारों से ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी नशे का आदी है और चिट्टे की लत ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया है। आरोपी पहले एक चालक के तौर पर काम करता था, लेकिन नशे की लत के कारण उसकी नौकरी भी छूट गई। पुलिस के अनुसार आरोपी आईजीएमसी के आसपास ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे और उनके पास नकदी होती थी। वह खुद को सीआईडी अफसर बताकर डराता था और चरस या अफीम रखने का झूठा आरोप लगाकर तलाशी के बहाने उनके पैसे लूट लेता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी इसी तरीके से कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ठगी के बाद वह चंडीगढ़ के मोहाली से नशा खरीद कर लाता था। उसके खिलाफ शिमला में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज है, जबकि सोलन के सदर थाने में 1 मामला चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जब लॉकअप में रखा गया तो नशा नहीं मिलने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके चलते उसे फिर से आईजीएमसी में लाकर इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी के अन्य ठगी की घटनाओं की जांच कर रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी के साथ इस तरह की ठगी हुई हो तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें ताकि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम ने अचानक करवट ली है। पिछले कुछ दिनों से चल रही गर्मी के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है। सोमवार शाम से आसमान में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को ठंड का एहसास फिर से होने लगेगा। विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल में एक बार फिर से सर्दी की वापसी देखने को मिल रही है। लोगों को गर्म कपड़े निकालने की जरूरत पड़ रही है। मौसम की यह करवट एक बार फिर पहाड़ों की खूबसूरती को निखार देगी, लेकिन सतर्कता बरतना भी उतना ही जरूरी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में बारिश की संभावना और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार बताई गई है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज हिमाचल प्रदेश का 78वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने समारोह में शिरकत की और प्रदेश वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 78 वर्षों में विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं और आज प्रदेश देश के लिए अग्रणी राज्यों में शुमार है। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मुग्ध कर दिया। रिज मैदान पर जुटी भारी भीड़ ने इन प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया। हिमाचल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अनिरुद्ध सिंह ने अपने संबोधन में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर मैं उन प्रदेश के उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। मैं कर्मठ व ईमानदार प्रदेशवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रदेश को देश विदेश में खास पहचान दिलाई है। भाइयों और बहनों, 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला। इसी के साथ प्रदेश में जन कल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के नए युग का सूत्रपात हुआ है। प्रदेश की वर्तमान सरकार 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य, वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक
देश के सबसे समृद्धशाली राज्य के रूप में विकसित करने का दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। हमने कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को तेज किया है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी जुटाए गए हैं। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वादों में से 6 वादों को पूरा कर दिया गया। शेष 4 गारंटी को भी हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। जो डॉक्टर विक्रम ठाकुर जी जी गुजरात में शुरू हो गया है, यहाँ 100 करोड़ रुपए फालतू लेते हैं। पहली बात मैं जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा, उनको गुजरात उनको बोलिए कि आप गुजरात जाके आइए। पहली बात तो वहाँ का सोलर प्लांट जो है वो शुरू नहीं हुआ है, पहली बात। और यहाँ का जो सोलर प्लांट है, अगर आपको 1 मेगावाट की बिजली अगर पैदा करनी है सोलर, क्योंकि यहाँ कभी धूप होगी, कभी छाँव होता है, हवा का इसमें बहुत कई चीज़ें इसमें फैक्टर हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक 1.10 मेगावाट का प्लांट लगाना है और इसमें कोई एस्केलेशन नहीं है। 15 जून को जो है ये कमीशन हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब से ही ये हो गया है। और विमल नेगी जी ने तो बाद में ज्वाइन तो बाद में किया है, अप्रैल में चालू हो गया था और 15 जून को उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो उनके ज्वाइन करने से पहले ही ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हो चुका था। जो उनकी पोस्टिंग है वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने करवा के करी थी। जगत सिंह नेगी जी को बोला था कि उनको इसी पोस्ट पे आना है। कई आरोप लगाए हैं, मैंने भी सुने, गाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि तथ्य बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि किसी को गाड़ी दी है कोई किसी उसमें, तो उस जनता के सामने लाए, उसमें क्या है, बोलने से तो नहीं होगा ना, सनसनी फैलाने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप तथ्य पेश करिए। माननीय मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पे विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कागज़ जो है वो टेबल ऑफ द हाउस पे ले के हैं विधानसभा के अंदर। वो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको भी बोला था आप कागज़ लेकर लिए, उन्होंने ले ही नहीं करे कागज़। तो गप्पे मारने से काम जो है नहीं चलेगा। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। संवेदनशील सरकार बहुत संवेदनशील है, ऐसा नहीं। तो बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने जी का देहांत हुआ है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन उनके परिवार के साथ जो है मैंने इमोशनली खेलना नहीं चाहिए, इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इससे क्या है कि उनके जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं आहत विशेष बीते वर्ष भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए आनी विधानसभा क्षेत्र के 15 से 20 क्षेत्र के लोग आज भी राहत की आस पे बैठे हुए हैं। बाढ़ के 11 महीने बाद भी ना तो कोई ठोस मदद मिली है और ना ही वादों पर अमल हुआ है। सिरघा पंचायत का दौरा करने पहुंचे विधायक लोकेंद्र कुमार के समक्ष ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी और राहत न मिलने को लेकर गहरी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को 7 लाख रुपए राहत राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। क्षेत्र में ना तो कोई नया स्कूल भवन बना है और ना ही पुराने स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की गई है। विधायक लोकेंद्र कुमार ने मौके पर कहा कि पिछले वर्ष की बाढ़ से क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने केवल घोषणाएं की, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के बजट में आने विधानसभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। जहां आम जनता परेशान है, वहीं सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में व्यस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि पशु चिकित्सक की नियुक्ति न होने से ग्रामीणों का पशुधन भगवान भरोसे है। सरकार दूध के दाम बढ़ाने की बात करती है, लेकिन पशुपालन विभाग में स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित नहीं कर रही। विधायक ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठे वादों के दम पर सत्ता में आई सरकार अब जनता की पीड़ा से मुंह मोड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बाढ़ प्रभावितों को तुरंत राहत दी जाए और क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बहाली की जाए। ग्रामीणों ने विधायक से अपील की है कि वे विधानसभा में उनकी समस्याओं को उठाए और सरकार पर दबाव बनाकर राहत कार्यों को जल्द शुरू करवाए। उपमंडल गगरेट के
भंजाल गांव में एक अंतिम संस्कार से लौट रहे लोगों का टेम्पो मवा सेंधिया गांव में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। टायर फटने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक 12 वर्षीय लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा बीते कल का बताया जा रहा है, जब हरोली उपमंडल के गुरपलाहा बाथू गांव के लोग अपने रिश्तेदार के मृत्यु पर अंतिम संस्कार में भाग लेकर टेम्पो में सवार होकर मवा सिंधिया गांव में अचानक टेम्पो का टायर फट गया, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और टेम्पो सड़क से नीचे जा गिरा। घटना में टेम्पो चालक सूचा सिंह की 12 वर्षीय बेटी दीक्षा गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल गगरेट पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर लोगों को ऊना अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गगरेट के एसएचओ सन्नी गुलेरिया ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मृत बच्ची दीक्षा के शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा गया है। यह हादसा इलाके में शोक और चिंता का कारण बन चुका है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 78वें स्थापना दिवस पर चंबा जिले के दुर्गम पांगी क्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ पांगी का पारंपरिक नृत्य भी किया। उनका यह भावनात्मक जुड़ाव लोगों में उत्साह और गर्व का कारण बना। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर पांगी क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद, डे बोर्डिंग स्कूल, मिल्क प्लांट, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, नई तहसील और उप तहसील की स्थापना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी, महिलाओं को सम्मान निधि की किश्तें, युवाओं को बस परमिट और डीजल बसों पर सब्सिडी जैसी जनहितैषी घोषणाएं भी की। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के नृत्य और घोषणाओं का दिल से स्वागत किया और उन्हें क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। शिमला की ऐतिहासिक धरोहर को नया जीवन देने की एक अनूठी पहल सामने आई है। करीब 170 साल पुरानी एक इमारत जो लंबे समय से खाली थी, उसे अब एक खूबसूरत होटल में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय लोग इस पहल से बेहद खुश है। एक और जहां पुरानी ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण हुआ है, वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं। होटल के संचालन से जुड़े कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। शिमला के लालबाग इलाके में एक अनोखी पहल ने सबका ध्यान खींचा। 170 साल पुरानी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग जो कभी वीरान पड़ी रहती थी, अब एक खूबसूरत होटल में बदल चुकी है। हिमाचल की पहचान रही ये पुरानी इमारतें केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक इतिहास की झलक होती है। इन्हीं धरोहर को बचाने और उन्हें उपयोग में लाने का यह तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आज हमने अपना हेरिटेज BNB का उद्घाटन किया। ये जो बिल्डिंग है ये कम से कम 150 साल पुरानी बिल्डिंग है। हेरिटेज वुडन स्ट्रक्चर है, तो इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, इसको एज इट इज रखा है। और आशा है कि जो हमारे कस्टमर्स आएंगे वो यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और मैं सबको आपको इनवाइट भी करता हूँ कि वो आए यहाँ पे, हमको अपने सर्विस का मौका दें। तो बाकी जो हिमाचल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं BNB के लिए भी बड़ी शॉप भी बनने जा रही है, तो उसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे स्मॉल लेवल पे जो ये जो यूनिट्स होते हैं, इस पर जहाँ टैक्स वगैरह या उसका ना किया जाए पहले की तरह, थोड़ा इसको सस्ता, क्योंकि इसमें सिर्फ 2-3 महीने का ही काम होता है और स्टाफ भी बहुत कम होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह ये की है, उसमें सरकार से निवेदन है। आज काउंसिल जी भी आए, इनको पूरी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको थोड़ा सा इसको रीजनल बेस पे इसका रखा जाए और इसे एक स्वरोजगार के रूप में इसको